नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग ध्येय आईएएस के टेस्ट कर रहे हैं यूपी पीसीएस और आरओ के लिए प्रीलिम 2024 के लिए, तो उसी में टेस्ट नंबर 3 का ये तीसरा जो है कि पार्ट है और लास्ट पार्ट ये रहेगा। ठीक है, टेस्ट नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट है। तो कल का जो वीडियो था उसमें हम लोग 100% तक देखे थे, अब उसके आगे आज देखना है। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें उस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। तो चलिए देख लेते हैं। और पुराने लोग आप लोग जरूर लाइक करिए, लाइक आप लोग करते नहीं है तो कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, ठीक है। और उसी चैनल पर आप लोगों के लिए करंट अफेयर कराया जा रहा है। 1 जनवरी 2024 से रिविजन सीरीज चल रहा है, तो आप लोग उसको जरूर देखिए, क्योंकि कई मैगजीन और जो क्रॉनिकल है, घटना चक्र मंथली आता है, उससे कंपाइलेशन निकाल के सर बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न, कुएं से पानी भरते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाने का उदाहरण है न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम का, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का, और सी दिया है न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का। तो क्या है, जो कुएं से पानी भरते समय जब रस्सी टूट जाती है तो व्यक्ति का पीछे गिर जाना क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम का यह उदाहरण है। क्या है? तृतीय नियम का उदाहरण है। और हम लोग थोड़ा सा जाने कि न्यूटन की गति का नियम क्या है। तो देखें तो ये किसने दिया था? तो ये न्यूटन ने दिया था। और कब दिया था? 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति का नियम दिया था, ठीक है। और वही जो है कि देखा जाए तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? तो न्यूटन का प्रथम नियम ये है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रहा है तो वैसे ही चलता रहेगा जब तक कि क्या होगा, जब तक कि कोई उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, ठीक है, और वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। और देखें तो जो न्यूटन का प्रथम नियम है, इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। वही देखें तो जो न्यूटन का द्वितीय नियम है वो क्या है? तो न्यूटन का द्वितीय नियम ये कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, और वह संवेग परिवर्तन जो होता है बल की दिशा में होता है। जो बल जिधर आप बल लगाएंगे उधर बल की दिशा होगी, ठीक है। यदि आरोपित बल F है और बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण जो है कि A है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। अर्थात F बराबर क्या हो जाता है? तो F बराबर ma हो जाता है, ठीक है। और इसे न्यूटन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो बल का व्यंजक भी इससे प्राप्त होता है। और देखा है तो उससे कुछ जो उदाहरण है, कौन कौन से उदाहरण है, जैसे कि बस के अचानक चलने से उसमें खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर क्या हो जाता है? तो गिर जाता है। कंबल को तेजी से झटकने पर धूल के कण क्या हो जाते हैं? तो अलग हो जाते हैं। वही खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने से छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने पर क्या होता है? तो शीशा चटक जाता है, ठीक है। तो ये सब थे। वही तृतीय नियम आप लोगों को पता ही है। तृतीय नियम क्या था? अभी हमने बताया है। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है। तो न्यूटन का तृतीय नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया जो है कि समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसी कारण से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है। और इसके उदाहरण देखें तो क्या होता है कि जब हम दीवार पर घूसा मारते हैं तो क्या करता है? तो दीवार भी हमारे हाथ पर बल लगाता है, तो दूसरा पिंड भी हमारे हाथ पर उतना ही बल लगाता है। जब हम दीवार पर क्या करते हैं? तो घूसा को मारते हैं तो दीवार भी हमारे हाथ पर उतना ही बल लगाती है जिसमें हमें चोट का एहसास होता है। और नाव से अगर कूदने पर क्या होता है कि नाव का पीछे की तरफ खिसकना, ये भी क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम का उदाहरण है। और कुएं से पानी भरते समय हम लोग देखे ही हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। बोलोमीटर का प्रयोग किस एक मापन हेतु किया जाता है? तो बोलोमीटर का प्रयोग किस एक मापन हेतु किया जाता है? तो ए दिया है ऊष्मीय विकिरण, बी दिया है ताप प्रवणता, सी दिया है ध्वनि प्रबलता, डी दिया है प्रकाश की चाल। तो देखें तो बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बोलोमीटर से आपका ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है। तो 102 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो और भी जो है कि जो वैज्ञानिक उपकरण है उनके उपयोग हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो देखें तो अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो अल्टीमीटर से किसी नियत स्तर से ऊपर की वस्तु की ऊंचाई को सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वही अमीटर से क्या होता है? तो अमीटर से विद्युत सर्किट में विद्युत की कितनी एम्पीयर धारा प्रभावित हो रही है उससे मापा जाता है। एक जो है कि देखिए ग्रामोफोन होता है, तो ग्रामोफोन से क्या होता है? तो रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि को पुनः सुनाने वाला यंत्र होता है। वही ग्रेविमीटर क्या होता है? तो ग्रेविमीटर गुरुत्वीय त्वरण का मापन करने वाला यंत्र होता है। गायरोस्कोप क्या होता है? तो गायरोस्कोप बता दें, ये कोणीय वेग मापन यंत्र है। और हमेशा ये एक पेट में आया था प्रश्न की
मैनोमीटर से क्या होता है, मैनोमीटर से क्या होता है, तो इसके द्वारा जो धमनी में रक्त दाब का मापन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वही एक आया था प्रश्न की पीसीएस में आया था कि स्टेथोस्कोप से क्या होता है, तो हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। एरोमीटर से क्या होता है, तो एरोमीटर से बता दें क्या होता है, तो गैसों का भार व घनत्व मापन होता है। ओडोमीटर से क्या होता है, तो देखिए जो ओडोमीटर जो गाड़ियों में लगी रहती है, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी इसको बताता है। फोटोमीटर क्या होता है, तो इसमें जो है कि इस यंत्र से क्या मापा जाता है, तो फोटोमीटर से दीप्ति शक्ति मापी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद से पायरोमीटर से क्या होता है, तो पायरोमीटर से अत्यंत उच्च ताप मापा जाता है, जो सबसे अधिक ताप होता है। रेडियोमीटर से आप लोगों को पता ही होगा कि इसके द्वारा निश्चित ऊर्जा को मापने का यंत्र है। सिस्मोमीटर, इससे आप लोगों को पता ही होगा कि भूकंप के झटकों को मापा जाता है। ठीक है, सेक्सटेंट क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को माप करने वाला यंत्र होता है, उपकरण होता है। ठीक है, और मैनोमीटर क्या होता है, तो मैनोमीटर द्रव या गैस का दाब मापने वाला यंत्र होता है। एक बहुत अच्छा पूछता है कि हमेशा से कि कार्बोरेटर क्या होता है, तो कार्बोरेटर क्या होता है, तो इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग मिलाने वाला यंत्र होता है। ठीक है, और कैलिपर्स क्या होता है, तो कैलिपर्स बता देते हैं कि यह किसी वस्तु के दो विपरीत सिरों के बीच की दूरी मापने हेतु प्रयुक्त होता है। ठीक है, और बाइनोक्यूलर क्या होता है, तो बाइनोक्यूलर इस यंत्र का उपयोग दूरस्थ वस्तुओं को देखने में किया जाता है। एनेमोमीटर क्या होता है, तो एनेमोमीटर से वायु वेग मापी यंत्र होता है, ये वायु का वेग इसे मापा जाता है। ठीक है, अब फायदोमीटर क्या है, तो फायदोमीटर से आपका समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। वही गैल्वेनमीटर क्या होता है, तो गैल्वेनमीटर बता दें, गैल्वेनमीटर क्या होता है, तो गैल्वेनमीटर से क्या मापा जाता है, तो यह अल्प परिमाण की विद्युत धारा मापने वाली ये वैज्ञानिक यंत्र है। गाइगल मूलर क्या है, तो यह इससे क्या मापा जाता है, तो ये इसके द्वारा जो रेडियो सक्रिय विकिरण की उपस्थिति को जानकारी से ली जाती है। मैनोमीटर का भी मैंने बताया है कि द्रव या गैस का दाब मापने वाला यंत्र होता है। अब आगे देख लेते हैं, तो बोलोमीटर से क्या मापा जाता है, तो उसमें विकिरण को मापा जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। ए दिया है ऑक्सीकरण और निस्पंदन, बी दिया है सक्रियता कार्बन और एयर स्ट्रिपिंग, सी दिया है रिवर्स ऑस्मोसिस आसवन और आयन एक्सचेंज, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उसका तो रिवर्स ऑस्मोसिस आसवन और एक्सचेंज विधि को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, 3 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अधिनियम को 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को लागू करने हेतु पास किया गया था। यह कानून स्वैच्छिक है, इसके तहत दंड का प्रावधान नहीं है। तो इसमें कौन से कथन इसमें सही है, तो देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में कौन कौन से कथन है सही है, देख लेते हैं। तो इस अधिनियम को 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को लागू करने हेतु पास किया गया, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। और ये कानून क्या है, यह कानून स्वैच्छिक है, ये गलत दिया है क्योंकि यह कानून न स्वैच्छिक है। और क्या है, तो इसके तहत क्या होता है, तो दंड का प्रावधान होता है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार 104 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 104 का ए हो जाएगा आंसर इसका। 104 का नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि फोटो फास्फोराइलेशन में क्या होता है, तो ए दिया एटीपी से एडीपी का निर्माण, बी दिया एडीबी से एटीपी का निर्माण, सी दिया एनएडीपी से एटीपी का निर्माण, डी दिया है एनएडीपीएच से एटीपी का निर्माण। तो फोटो फास्फोराइलेशन से क्या होता है, तो इसमें देखें तो एटीपी से एटीपी का निर्माण होता है, एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। तो 105 क्या हो जाएगा, 5 नंबर का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित प्रदूषक तत्वों में से कौन एक अपने मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाता है। ए दिया है डीडीटी, बी दिया है ओजोन, सी दिया है सल्फर ट्राइऑक्साइड, डी दिया है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो देखिए कौन सा प्रदूषक तत्व है जो एक अपने मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाता, तो ये डीडीटी है। ठीक है, डीडीटी है। और भी जो देखा जाए तो प्राथमिक प्रदूषक क्या कहलाता है, तो प्राथमिक प्रदूषक में वे प्रदूषक जो अपने मूल रूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि और कौन से होंगे, तो डीडीटी हो गया, उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, और कार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या करते हैं, तो ये सब अपने मूल स्वरूप में रहकर के प्रदूषण को फैलाते हैं। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। एल्गल ब्लूम से तात्पर्य है क्या है, शैवालों के विरंजन से प्रवालों पर क्लोरीन के जमने से, सी दिया जल की सतह पर बने शैवालों की परत से, डी दिया अंटार्कटिका
अंटार्कटिक क्षेत्र के जैव मरुस्थल से, तो क्या हो जाएगा एल्गम बूम से तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य है जल की सतह पर बने शैवालों की परत से, तो क्या हो जाएगा 7 नंबर का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। तो एक और मेला दिया है, एक और स्थान दिया है। तो मुंडिया मेला ये कहाँ पर लगता है, तो मुंडिया मेला ये आपका कहाँ पर लगता है, तो वृंदावन में लगता है। कहाँ पर लगता है, वृंदावन में लगता है। परिक्रमा मेला कहाँ पर लगता है, परिक्रमा मेला आपका कहाँ पे लगता है, तो ये अयोध्या में लगता है, अयोध्या में लगता है। रामायण मेला कहाँ पर लगता है, तो ये चित्रकूट में लगता है, ठीक है। सूरो मेला कहाँ पर लगता है, तो एटा में लगता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा आपका ए का 3 हो गया, ए का 3, और परिक्रमा मेला आपका अयोध्या में, ए का 3, बी का क्या हो जाएगा, ये परिक्रमा मेला कहाँ पर लगता है, तो अयोध्या में लगता है, तो बी का 1 हो गया, ए का 3, बी का 1। और रामायण मेला कहाँ पर, तो वृंदावन में, तो क्या हो जाएगा सी का 3। रामायण मेला कहाँ पर लगता है, तो रामायण मेला आपका चित्रकूट में लगता है, सॉरी ये तो सी का क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा 108 नंबर का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 108 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, मुड़िया मेला कहाँ पर लगता है, तो मुड़िया मेला आपका वृंदावन में लगता है। कहाँ पर, तो वृंदावन में लगता है, तो ये का 3 हो गया। परिक्रमा मेला कहाँ पर लगता है, तो आपका अयोध्या में लगता है। रामायण मेला कहाँ पर, तो चित्रकूट में लगता है, ठीक है। सूरो मेला एटा में लगता है। तो आइए हम लोग एक बार थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के और भी जो मेले लगते हैं, कौन से मेले कहाँ पर लगते हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए एक लखनऊ महोत्सव है। लखनऊ महोत्सव कहाँ पर मनाया, तो ये लखनऊ में मनाया जाता है। वाराणसी पर्यटन उत्सव नाम से ही पता है, वाराणसी में। आगरा पर्यटन उत्सव, तो ये कहाँ पर, तो ये भी आपका आगरा में। गंगा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो गंगा महोत्सव या मेला जो है कि महोत्सव प्रयागराज में मनाया जाता है। होलिकोत्सव कहाँ पर, तो मथुरा में मनाया जाता है। परिक्रमा मेला कहाँ पर, तो अयोध्या में हम लोग देखे ही हैं। कबीर मेला कहाँ पर मनाया, तो कबीर मेला आपका मगहर संत कबीर नगर में। कंपील पर्यटन उत्सव, तो कंपील फर्रुखाबाद में, ठीक है। कन्नौज पर्यटन उत्सव ये कन्नौज में, ठीक है। रामायण मेला तो चित्रकूट में। हरिदास जयंती ये कहाँ पर, तो वृंदावन में। सैयद सलार उर्स ये कहाँ पर, तो बहराइच में। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, एक वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है, ये कहाँ पर होता है, तो प्रयागराज में होता है। महाकुंभ मेला ये प्रति 12 वर्ष में लगता है, प्रयागराज में। बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है, बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है, ठीक है। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला कहाँ पर, तो हापुड़ में लगता है। नौचंदी मेला आप लोगों को पता ही होगा, नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है, तो ये नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, ठीक है। नौचंदी मेला आपका मेरठ में लगता है। उसके बाद से देवा मेला कहाँ पर, देवा मेला बाराबंकी में। मकनपुर का मेला, ठीक है। मकनपुर का मेला कहाँ पर लगता है, तो बिल्हौर कानपुर में लगता है। अढ़ाई घाट का मेला ये कहाँ पर लगता है, तो ये आपका शाहजहाँपुर में लगता है। गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ पर, तो लखीमपुर खीरी में लगता है। कालिंजर मेला कहाँ पर लगता है, तो कालिंजर मेला आपका बांदा में लगता है। देवी पाटन मेला कहाँ पर लगता है, तो बलरामपुर में लगता है। कैलाश मेला कहाँ पर लगता है, तो कैलाश मेला आपका ये आगरा कैलाश और सिकंदरा में लगता है। सूरो मेला तो अभी लोग देखे ही है, सूरो मेला कासगंज एटा में, ठीक है। सूरो मेला कहाँ पर, तो कासगंज एटा में लगता है। लट्ठमार होली ये कहाँ पर, तो बरसाना मथुरा में। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर, तो झांसी में। बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ पर, तो कानपुर में। रामनगरिया मेला कहाँ पर लगता है, तो रामनगरिया मेला आपका फर्रुखाबाद में। श्रृंगी रामपुर मेला ये कहाँ पर, तो फर्रुखाबाद में। शाकंभरी देवी मेला कहाँ पर, तो सहारनपुर में। खिचड़ी मेला कहाँ पर लगता है, तो खिचड़ी मेला आपका गोरखपुर में लगता है। मकर संक्रांति के दिन वही गोविंद शाह मेला कहाँ पर, तो अम्बेडकर नगर में। रामनवमी मेला कहाँ पर, तो अयोध्या में। राम बारात कहाँ पर निकलता है, तो आगरा में, ठीक है। बेरिया घाट मेला कहाँ पर, तो हरदोई में। तो इस प्रकार हम लोग सभी जो है कि मेले को देखें। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। और एक फैक्ट और है कि कहाँ सबसे ज़्यादा अधिक मेले लगते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो देखें तो यूपी में कुल टोटल यूपी में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेले का आयोजन होता है। और देखें तो सर्वाधिक मेला कहाँ पर, तो मथुरा में, ठीक है। 86 मेले लगते हैं। वही उसके बाद से देखें तो कानपुर में 80 मेले लगते हैं। कितना, तो कानपुर में 80 मेले लगते हैं। उसके बाद से हमीरपुर में 79 मेले। झांसी में 78 मेला लगता है। आगरा में कितना, तो आगरा में 72 मेला लगता है। वही फतेहपुर में 70 मेले लगते हैं। और सबसे कम मेले कहाँ पर लगते हैं, तो पीलीभीत में लगते हैं। ये भी आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये भी फैक्ट। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 109 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच सबसे कम अंतर किस जिले में है। तो ए दिया है महाराजगंज, बी दिया है गौतम बुद्ध नगर, सी दिया है कानपुर नगर और डी दिया है औरैया। तो देखें तो उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष साक्षरता के बीच सबसे कम अंतर कहाँ पर है, तो कानपुर नगर में है। कहाँ पर, कानपुर नगर में है। और कितना है, तो 20.1% है। कितना है, तो 20.1% है। और देखें तो सर्वाधिक अंतर यहाँ पे तो सबसे कम दिया है। और सर्वाधिक अंतर अगर देखा जाए तो कहाँ पर है, तो महाराजगंज में है, ठीक है, महाराजगंज में है। और सबसे कम कहाँ पर है, तो ये कानपुर नगर में है। तो इस प्रकार 109 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न।
उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का सही घटता क्रम प्रदर्शित करें। तो देखिए क्या दिया, ए पश्चिमी केंद्रीय पूर्वी बुंदेलखंड, बी दिया है पश्चिमी पूर्वी केंद्रीय बुंदेलखंड, सी दिया है पूर्वी केंद्रीय पश्चिमी बुंदेलखंड, डी दिया है पूर्वी पश्चिमी केंद्रीय बुंदेलखंड। तो कहाँ पर है, तो देखें तो घटता क्रम कौन कौन से हैं, तो आपका ये हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी है, उसके बाद से पश्चिमी के बाद से केंद्रीय है, फिर पूर्वी है, फिर बुंदेलखंड में है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 10 नंबर का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्न कथनों पर निम्न पर विचार करें। क्या है, साक्षरता के अनुसार उपयुक्त जिलों का सही घटता क्रम है। तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। तो क्या हो जाएगा सही क्रम में देखें तो किसमें देखना है, घटते हुए क्रम में देखना है। तो सबसे पहले देखें तो कौन सा हो जाएगा, तो उसके सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद से कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कूट में, तो 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 111 नंबर का ये हो जाएगा। 111 नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। और बता दें कि आप लोग यूपी स्पेशल भी कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका लोड ना लीजिएगा, चैनल पर जरूर कराया जाएगा। ठीक है, और यूपी स्पेशल अच्छे से जो इस बार प्रश्न आए थे आर के जितने भी जो PYQ हैं और यूपी PCS का, वो सब करा दिया जाएगा जो जनगणना से आज तक जो प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित युगों में कौन सा एक बेमेल है। तो नहर दिया है, एक उद्गम स्थल दिया है। तो पूर्वी यमुना सहारनपुर में दिया है, आगरा नहर ओखला में, ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार में, निचली गंगा नहर अलीगढ़ में। तो इसमें क्या देखना है, कौन सा एक बेमेल है, ये इसको देखना है। तो पूर्वी यमुना ये सहारनपुर से उद्गम स्थल होता है, ये सही दिया हुआ है। आगरा नहर कहाँ से, तो ओखला से, ये भी सही दिया हुआ है। ऊपरी गंगा नहर कहाँ से दिया है, तो ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार दिया, ये भी सही दिया हुआ है। निचली गंगा नहर कहाँ से, तो अलीगढ़ से नहीं बल्कि कहाँ से, तो ये नरौरा से। कहाँ से, तो ये नरौरा से। ठीक है, नरौरा से होता है। तो चलिए जो हम लोग एक बार उत्तर प्रदेश के और भी जो नहर है उसके बारे में जान लेते हैं कि यूपी में कौन से नहर है और उसका उद्गम स्थल क्या है। तो देखिए एक ऊपरी गंगा नहर है, तो निचली गंगा नहर हम लोग देखे थे अभी। तो ऊपरी गंगा नहर इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो हरिद्वार उत्तराखंड गंगा के दाहिने से होता है। ठीक है, उसके बाद से एक मध्य गंगा नगर है, मध्य गंगा नहर है, ये कहाँ पर, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, बिजनौर गंगा से होता है। और निचली गंगा नहर कभी लोग देखे ही हैं, ये कहाँ से इसका होता है, तो ये नरौरा बुलंदशहर से होता है। फिर उसके बाद से रामगंगा नहर कहाँ से होता है, कालागढ़ पौड़ी रामगंगा से होता है। पूर्वी यमुना नहर ये कहाँ से होता है, तो अभी लोग देखें इसको, अयोध्या सहारनपुर यमुना से होता है। उसके बाद से देखें तो क्या है, शारदा नहर इसका उद्गम कहाँ से, तो बनवासा नेपाल सीमा शारदा से होता है। फिर सरयू या घाघरा नहर का इसका तो करतनिया बाराज ये घाघरा से होता है। घाघरा नहर कहाँ से उद्गम होता है, तो घाघरा नहर से देखें तो घाघरा नहर का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये मिर्ज़ापुर घाघरा सोन की जो सहायक नदी है इससे होता है। और बेतवा नहर से कहाँ, बेतवा से किसका उद्गम होता है, तो बेतवा से देखें तो बेतवा से किसका उद्गम होता है, तो बेतवा से आपका परीक्षा झांसी बेतवा से होता है। केन नहर से किसका उद्गम होता है, तो पन्ना मध्य प्रदेश केन से होता है। गंडक नहर ये कहाँ से उद्गम स्थल है, तो गंडक नहर का, तो ये नेपाल बूढ़ी गंडक से है इसका उद्गम स्थल। उसके बाद से रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर कहाँ पर है, तो माटीटाला ललित बेतवा में है। राजघाट बांध ये कहाँ पर, तो राजघाट बांध आपका ललितपुर बेतवा से उद्गम होता है, बेतवा से। रिहन घाटी योजना नहर कहाँ पर, तो पिपरी सोनभद्र रिहन में है। बाढ़ सागर नहर कहाँ पर, तो बाढ़ सागर नहर आपका शहडोल मध्य प्रदेश सोन में है। बेलन टोंस नहर कहाँ पर, तो रीवा बेलन में है। वानगंगा बैराज नहर कहाँ पर, तो सौरथगढ़ ये सिद्धार्थनगर बाणगंगा में है। नौगढ़ बांध नहर का उद्गम कहाँ से होता है, तो नौगढ़ बांध नहर का उद्गम होता है नौगढ़ ये प्रयागराज बेलन नौगढ़ गाजीपुर कर्मनासा से। चंद्रप्रभा बांध नहर कहाँ से उद्गम होता है, तो इसका जो है ये चकिया चंदौली चंद्रप्रभा से होता है। अर्जुन बांध नहर कहाँ से होता है, तो इसका चरखारी हमीरपुर अर्जुन से होता है। और औराबाद नहर का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है चरखारी हमीरपुर अर्जुन से होता है। और अरौरा का हम लोग देख ही चुके, अरौरा कहाँ से होता है, तो अरौरा वाराणसी गंडई से होता है। नगवा बांध ये कहाँ पर, नगवा कर्मनासा से। ठीक है, दसान नहर कहाँ पर, तो इसका उद्गम कहाँ से, झांसी बेतवा से होता है। सपरार नहर का तो मऊरानीपुर झांसी सपरार से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग उत्तर प्रदेश के और भी जो नहरें हैं उनका उद्गम स्थल देखें। तो आगे आप देख लेते हैं क्या है प्रश्न 113 नंबर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस योजना का संबंध बाल श्रम उन्मूलन से है, तो ए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से, बी मुखबिर योजना से, सी दिया है नया सवेरा योजना से, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस योजना का संबंध बाल श्रम उन्मूलन से, तो ये नया सवेरा योजना से संबंधित है। और ये कब ये योजना आई थी, तो 16 जून 2017 को। कब आई थी, 16 जून 2017 को। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 114 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत या इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है, तो ये आगरा दिया है, बी लखनऊ दिया है, सी इटावा दिया है, डी वाराणसी दिया है। तो कहाँ से जाना, इमाद खानी घराना किसको जाना जाता है, तो ये इटावा के जो थे इनको जाना जाता है। तो ये कहाँ के थे, तो इटावा के थे। शुद्ध क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है,
और किसके लिए थे, तो ये सितार वादक थे, ठीक है, सितार वादक थे। और इनके पिता का नाम क्या था, तो इमाद खान के पिता का नाम साहिबदाद खान था, और ये क्या थे, तो भी एक मशहूर सितार वादक थे। और भी जो इस घराने के इमादाद घानी घराने के और कौन कौन से लोग हैं, तो देख लेते हैं। ये सुजात खान है, कौन कौन है, सुजात खान है, निषाद खान है तथा बुधादित्य मुखर्जी है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से स्थल कथन डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड के संदर्भ में सत्य है। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में आगरा में की गई थी। यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। तो देखिए इसकी जो स्थापना है 1997 में नहीं बल्कि कब किया, तो 1975 में किया गया था, ठीक है, 1975 में किया। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है, तो ये सही है, दूसरा कथन सही है। तो 115 क्या हो जाएगा, 115 का बी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया, तो कब किया गया देख लेते हैं। तो 1955 में, बी दिया 1975 में, सी दिया 1980 में, डी दिया 1995 में। तो देखें तो उत्तर प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब, 1975 में। कब होता है, तो 1975 में। 16 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करता नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। तो एक और क्या दिया, एक और खनिज दिया है, एक और स्थान दिया है। तो सैंडस्टोन कहाँ पर पाया जाता है, तो सैंडस्टोन आपका कहाँ पर, तो मिर्जापुर पाया जाता है। सैंडस्टोन मिर्जापुर में, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। राक फास्फेट तो ये कहाँ पर, तो राक फास्फेट आपका ललितपुर में। सेल खड़ी कहाँ पर, तो सेल खड़ी आपका हमीरपुर में। और कोयला कहाँ पर, तो ये सिंगरौली में, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4। तो इसमें आपका आंसर इसका 117 क्या हो जाएगा आपका, 117 का डी हो जाएगा। 117 का नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 118 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करता नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। तो एक और क्या दिया, एक और मौर्योगिन प्रांत दिया है, एक और राजधानी दिया है। तो अवंती राष्ट्र क्या था, राजधानी, तो इसका क्या था, तो इसका अवंती राष्ट्र का, जिसे उत्तरापथ भी कहा जाता है, इसका क्या था, तो तक्षशिला था। क्या था, तक्षशिला था, ठीक है। तो अवंती का क्या था देखें तो अवंती का आपका उज्जैनी था। क्या, तो अवंती का उज्जैनी था। प्राची का क्या था, तो प्राची का आपका पाटलिपुत्र था, ठीक है, प्राची का पाटलिपुत्र था। दक्षिणापथ का क्या था, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी था, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी था। और कलिंग प्रांत का क्या था, तो ये कलिंग प्रांत का तोसली था। तो क्या हो जाएगा इस प्रकार, ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, ए का 4 बी का 2। और दक्षिणापथ क्या था, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी था। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का 3 हो गया, डी का 1 हो गया। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 18 नंबर का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 नंबर का डी आंसर इसका हो जाएगा। और देखें तो मौर्य काल में सम्राट अशोक के समय में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से 5 प्रांत थे, तो भी देख लेते हैं। क्या था, उत्तरापथ था, उसके बाद से दक्षिणापथ था, फिर अवंती था, ठीक, उसके बाद से क्या था, प्राची था, फिर क्या था, कलिंग था, ठीक है। इस प्रकार 5 जो है प्रांतों का उल्लेख था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। तो क्या दिया है, एक और रेलवे जोन है, एक और मुख्यालय है। उत्तर मध्य रेलवे तो प्रयागराज दिया है, ठीक है, तो ये सही है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, तो ये आपका प्रयागराज में है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, तो गोरखपुर में है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, तो हुबली में, ठीक है, हुबली में है। और पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय ये कहाँ पर, तो ये हैदराबाद में नहीं बल्कि कहाँ पर, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो एक ज्योग्राफी का आप लोग को प्लेलिस्ट बनाया गया आप लोगों के लिए, तो आप लोग जा करके देख सकते, उसमें रेलवे के जोन के मुख्यालय, रेलवे जोन और मुख्यालयों के बारे में बताया गया है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 120 नंबर, निम्नलिखित उपनिषदों में से किस एक में कृष्ण के प्राचीनतम संदर्भ में पाए जाते हैं। तो कठोपनिषद में, बी दिया है मुंडकोपनिषद में, सी दिया छांदोग्य उपनिषद में, डी दिया भगवत गीता में। तो कृष्ण के प्राचीनतम संदर्भ में किसमें पाया, तो छांदोग्य उपनिषद में पाया। तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा। और इसमें क्या है, तो कृष्ण को देवकी पुत्र तथा घोर अंग्रेस को का शिष्य बताया गया है, ठीक है। और कृष्ण क्या थे, तो भागवत धर्म के प्रवर्तक थे और वासुदेव का पुत्र होने के कारण इन्हें वासुदेव कृष्ण कहा जाता था। अब आगे देख लेते हैं क्या है। जनसंख्या द्वारा 11 के संदर्भ में असत्य कथन को चुने। तो देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 70.2% वर्ग इन नगरों में निवास करती थी। तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, क्या है, ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि देखें तो देश के कुल नगरीय जो जनसंख्या का 70.2% वर्ग है, और वर्ग के क्या दिया है, वर्ग के सर्वाधिक नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। क्या दिया, तो वर्ग के सर्वाधिक नगर उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो इसमें क्या देखना है, असत्य कथन को देखना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 121 नंबर का आपका 121 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा देख लेते हैं। क्योंकि ऐसे नगर हम लोग थोड़ा जानेंगे कि संकुल नगर किसे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, किसे कहा जाता है। तो संकुल नगर क्या होते हैं देख लेते हैं। ऐसे नगरी क्या होते हैं, ऐसे नगरी
संकुल नगर जिनकी जनसंख्या 1 लाख या इससे अधिक होती है उसे वर्ग 1 के नगरी संकुल नगर में कहलाते हैं। और भारत में इनकी संख्या कितनी है? 468 है। और सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं? उत्तर प्रदेश में 64 है। ठीक है, 64 है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा गलत लग रहा है क्योंकि वर्ग 1 के सर्वाधिक नगर उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि ऑप्शन भी इसमें 121 का डी दिया हुआ है। इस प्रकार देख लेते हैं इसको, जो दूसरा वीडियो होगा उसमें ये प्रश्न देख लेंगे। 121 नंबर इसको छोड़ देते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित पर विचार करें, क्या है? ज्वालामुखी द्वीप का कौन से उदाहरण उपयोग में से कौन से ज्वालामुखी द्वीप के उदाहरण है? तो निम्नलिखित पर क्या करना है, इसको देखना है। मालदीव है, ये पहला ऑप्शन क्या दिया? मालदीव है। दूसरा हवाई द्वीप है। तीसरा बरमूडा है। चौथा अल्यूसियन दिया है। तो इसमें कौन कौन से ज्वालामुखी द्वीप के हैं तो देख लेते हैं कौन कौन है। तो हवाई द्वीप है और कौन सा तो अल्यूसियन है। ये सब क्या है? ज्वालामुखी द्वीप के उदाहरण है। तो 2 और 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? 2 और 4 हो जाएगा, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। और मालदीव और बरमूडा कैसे होते हैं? प्रवाल द्वीप हैं। कैसे द्वीप हैं? तो ये प्रवाल द्वीप हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है कहाँ पर? देहरादून में। बी दिया है नागपुर में। सी दिया है नई दिल्ली में। डी दिया है भोपाल में। तो ये कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में। 127 से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI संस्थागत विदेशी निवेश की अपेक्षा अधिक स्थायी प्रकृति का होता है। FII व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है। तो इसमें क्या देखना है? तो इसमें कौन से कथन इसमें सही है? तो देखें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो FDI होता है संस्थागत विदेशी निवेश की अपेक्षा अधिक स्थायी प्रकृति का होता है। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। FII व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है। तो ये भी सही दिया हुआ है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही हो जाएंगे। 124 क्या हो जाएगा? 124 का सी हो जाएगा। 124 नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको तो जो रुधिर और रुधिर रोगों का अध्ययन कहलाता है उसे क्या बोलते हैं? तो हम लोग हीमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हीमेटोलॉजी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? 125 नंबर का बी हो जाएगा। वही हिस्टोलॉजी क्या होता है? तो ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की भौतिक संरचना का अध्ययन होता है। हार्पेटोलॉजी से क्या होता है? जिसमें उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन होता है। मायोलॉजी में क्या होता है? तो मायोलॉजी में पेशियों का अध्ययन होता है। मायोलॉजी में पेशियों का अध्ययन होता है। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या है। अब तो देखिए करंट अफेयर आ गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जुलाई 2023 में तो देखिए ये करंट अफेयर तो आने नहीं है, तो इसलिए इसका डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। और बता दें किसी चैनल पर आप लोगों को करंट अफेयर 1 जनवरी 2024 से लेकर के और अब तक कराए जा रहे हैं, लगातार जो है कि रिवीजन कराया जा रहा है। तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट बना दिया गया, जा करके जरूर देखें। तो वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं फिर टेस्ट नंबर 4 को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें और इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।